स्क्रीन शेयर कर दूं? ऑल डन। सर ये बैकग्राउंड में आपको ठीक से वो बेटा तुम जो है ग्रुप में भेज दो, मैं बाद में कर लूंगा। ये भेज रहा हूँ। नेटफ्लिक्स की एप। पूरा रेफरेंस रहेगा बेटा, तभी बात करेंगे इस पर, है ना। ये इंडिया से जुड़ा हुआ एक्ट है या कहीं बाहर का जुड़ा हुआ कोई एक्ट है, ये मेरे ध्यान में नहीं है अभी, तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता क्या, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। तुम वो रेफरेंस भेजो जहां से तुमने इसको लिया है। आप में से अगर किसी को पता हो तो वो आप भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार टीचर ही बताए। अच्छा 6 की क्लास तो चल नहीं रही है ये। आइए, हम लोग बात कर रहे थे लोकतंत्र ही क्यों, तो ये एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या शासन की सबसे बेहतर पद्धति है। इसके लिए क्लास के अंदर जो टीचर्स के साथ डिबेट है उस पर जो है ये बात की गई है। आइए जरा देखते हैं कि ये डिबेट क्या कहती है। इस डिबेट में अगर आप देखेंगे तो डिबेट कैसे चलती है। डिबेट की शुरुआत जो है, मैं पेन भी ले लूं, तो डिबेट की शुरुआत जो है अगर आप देखेंगे तो योलांदा कर रही है। हम लोकतांत्रिक देश में रहे, हमने जो है पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि लोग लोकतंत्र चाहते हैं, महान लोग लोकतंत्र के बारे में कहते हैं। तो इससे ये तो जो है साबित नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र ही जो है सबसे बढ़िया शासन पद्धति है। तो तांगकिनी ये कहती है कि लिंगदो मैम ने तो इतना तक हम लोगों से कहा कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों, यानी कि तर्क की गुंजाइश को यहां पर ये कहा जा रहा है कि तर्क करिए, आप डिबेट करिए। और कहते जेनी कहती कि हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया, ये पक्का जो है सोशल मीडिया से आई होगी जेनी। ये अगर ये भी कह देती कि 70 सालों में हमें क्या मिला तो भी आश्चर्य नहीं होता है। आजकल इस तरह के जो है बयान खूब चलते हैं। तो ये कहती है कि उसको गलत नहीं मान लेना चाहिए। तो जेनी कहती है कि लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है। आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी इस देश में इतनी अधिक गरीबी है। तो रिबियांग कहती है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है। रिबियांग इस प्रश्न को देखिए बदलती है, कितना माइन्यूट सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। अब देखिए दोनों सवालों की लैंग्वेज में अंतर है। तो ये डिबेट जो है ये बहुत अच्छे से उठाती है। तो जेनी कहती है कि जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, 27 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, और आज भी जो है अगर उनको छींक आ जाए, नजला जुकाम हो जाए तो कहेंगे कि नेहरू इसके लिए दोषी हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी अगर पता चला कि ओलावृष्टि भी हो गई तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की वजह से हो गई है। और आप आम आदमी पार्टी रहेगी तो कहेगी कांग्रेस और बीजेपी की वजह से हुई है। और शिवसेना में 2 गुट हैं, दोनों एक दूसरे की वजह से ओलावृष्टि का कारण मान लेते हैं। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है? देश की परवाह आईएएस मार्गदर्शक में बैठे हुए सभी बच्चों को है, इसीलिए वो इतना मन से पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे मैं लाइन बढ़ा दूं, आप लोग का क्या इरादा है? तो पाइमोन इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। पाइमोन कहते हैं कि तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? तो रोज कहता है कि पता नहीं, कहता है कि कहती ये भी नहीं पता, कहती होगी रोज कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है।
एक नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह न हो, ये रोज किसके बारे में बात कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है किसी जाने पहचाने के बारे में बात कर रहा है? एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा है, हो सकता है रोज उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी भी दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा करके आजकल घूम रहे हैं। ये क्या पूरे जो है नाई की दुकान नहीं मिलती है चाय पीने के लिए? राहुल गांधी को फुटपाथ पे चाय की दुकान दिख जाती तो कहीं दाढ़ी भी बनवा लेते रुक करके किसी नाई के पास। अब बनवा ले तो उनको बहुत फायदा हो जाए। तो कहते हैं कि संसद की परवाह न हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। तो कोई पीछे से चिल्लाया। इसी को तानाशाही कहते हैं, जब कोई संसद वगैरह की परवाह ना करे। तो दो ही कहता है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब, यानी कि यह वाला व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति जो नेता हो। रोज मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूं। दो ही, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना, अब ये जब कह रहे हैं कि ईमानदार, संजीदा, और तो ये कह रहे हैं कि तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ करो। अक्सर करके हम गांधी क्यों श्रेष्ठ है? सबसे गांधी की श्रेष्ठता का पैमाना इसी में है कि गांधी ने आदर्श की बातों को व्यवहार में उतार करके दिखा दिया। ये गांधी के अतिरिक्त बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। गांधी इस काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि वास्तविक या व्यवहारिक चीजों की तुलना वे लोग प्रायः लोकतंत्र से करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। तो इस पर ये क्या बयान करते हैं? कहते हैं कि तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं, जबकि आते वो लोकतंत्र की बुराई करके ही हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से भी नहीं हटा सकते। तो ये कहते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र की बुराइयों को जो है आप वास्तविक तानाशाह से चर्चा करिए। अब लिंगदोह मैडम जो अब तक की बड़ी धैर्यपूर्वक सुन रही थी, अब वो हस्तक्षेप करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे खुशी है कि तुम लोग इतना बढ़िया बहस किए। ये मेरी क्लास में इतनी अच्छी बहस क्यों नहीं होती? तुम लोग इसका कारण बता सकते हो कि मेरी क्लास में आप लोग इतना बढ़िया डिबेट क्यों नहीं करते हो? लिंगदोह मैडम की तरह मैं तुम लोग की तारीफ क्यों नहीं कर सकता? मेरे प्यारे कमबख्तों, मेरे प्यारे नामुरादों, कोई तो बताओ। पार्टिसिपेशन कमजोर है सर। क्यों कमजोर? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कई बार तो मुझे फील होता है कि मैं सत्यनारायण बाबा की कथा सुना रहा हूं। क्यों नहीं डिस्कस डिबेट करते हो तुम लोग? सर मेरा अभी लैपटॉप सही से वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से क्लास भी नहीं ले पाए। क्या हम लोग लोकतंत्र पर डिस्कशन कर सकते हैं अभी? हाँ सर। जी सर। यस सर। तो चलिए बताइए, लोकतंत्र शासन का सबसे बेहतर पद्धति है इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में एक जरा ग्रुप डिस्कशन हो जाए 10 मिनट की। कोर्स का क्या है? कोर्स तो खत्म ही हो जाता है। कौन इस सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए।
डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। इसके या तो समर्थन में बोलिए या इसके मेरे विरोध। हिसाब से हाँ सूरज। मेरे हिसाब से बेहतर शासन पद्धतियों में से है सर, क्योंकि यहाँ ये डेमोक्रेसी में लोगों को खुद की भागीदारी पेश करने का मौका मिलता है सरकार चलाने में, व्यवस्था चलाने में। तो चूंकि अर्थव्यवस्था से लेके हर एक क्षेत्र में जनता के पास अधिकार होते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, मतलब सीमित तौर पे ही। तो सर उससे विकास हो, चहुमुखी विकास, मतलब सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह का विकास संभव है। सर सूरज जी से मैं सहमत हूँ, बट जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसमें लोगों का हस्तक्षेप तो होता है, पर वहाँ पे चुनिंदा जो चुने जाते हैं वो लोग फिर लोगों की नहीं सुनते, तो वहाँ पे उनकी मनमानी चलती है। ये भी तो बात वहाँ सही है। पे जनता की नहीं सुनी जाती, अपने आप की सुनी जाती है। और उसमें क्या होता है कि ज्यादातर हस्तक्षेप जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने बेहतरी के लिए, अपने इसके लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, और जहाँ पे शोषित होते हैं वो कमजोर वर्ग हो जाते हैं उसमें। गुड एंड वैलिड पॉइंट। जनता हस्तक्षेप की भागीदारी करती है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जब तक जनता का एक बड़ा हिस्सा, मतलब हमारे नागरिक का एक बड़ा हिस्सा पूरे तौर पे, मतलब उनको अपने अधिकारों की जानकारी न हो और ज्यादा जागना हो, तब तक ही लोकतंत्र में जो शासक होते हैं वो शोषण जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर तब जो नागरिक हैं वो सशक्त हो जाए, जागरूक हो जाए, तो फिर ये शासकों में ये क्षमता नहीं कि वो फिर इनका शोषण कर सके। क्या सर अभी के हालात, जो पहले के हालात थे और अभी के हालात, जब आपकी शिक्षा में इतनी ज्यादा वृद्धि होने के बावजूद भी लोकतंत्र को अच्छे से अभी तक लोग समझ नहीं सके, और लोकतंत्र में हमेशा लोगों को अपने धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर बांटा गया है, जिसके कारण पूरे लोकतंत्र में एक जाति या बहुमत जातिया का प्रभाव, वर्चस्व ज्यादा रहता है। ठीक है, बाकी लोग कुछ कहेंगे कि बाकी लोग केवल आपको नहीं लगता कि ये सब जितना तर्क है ये रूढ़िवादिता के कारण है? रूढ़िवादिता को मिटाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा का बेहतर प्रसार हो। शिक्षा का प्रसार तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ नए नए आए इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण मतलब हमें भटकाने की कोशिशें भी लगातार जो सामुदायिक करते हैं, जो मतलब धार्मिक तौर पे जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। जब आपके पास शिक्षा नहीं लगता जब आपके पास मेरे को लगता है, बट जब महेश कुछ कहना चाह रहे हैं तो महेश को बोलने दिया जाए। महेश सर एक पॉइंट बोल देना चाहता हूँ मैं सूरज जी को। जब आपके पास शिक्षा होती है तो आपके पास बेहतर नजरिया होता है, तो आप अच्छाई और बुराई का आसानी से आप देख सकते हो कि क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है। तो आप सोशल मीडिया को एक तरह से देख सकते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। जब लोगों को भड़काया जा रहा है तो उसकी भावनाओं के साथ भड़काया जा रहा है, ना कि उसकी शिक्षा के साथ भड़काया जा रहा है। ठीक है, और पॉइंट बताइए। पहले महेश जी बोलने, उसके बाद इसका जवाब मैं दूंगा। महेश जी को बोलने दीजिए। महेश आप सुन रहे हैं? सर डेमोक्रेसी में हम लोग मतलब हम विरोध भी कर सकते हैं, जबकि राजतंत्र में जो विरोध होते हैं, जैसे अगर राजतंत्र होता है तो उन विरोधों को दबा दिया जाता है या फिर डर के मारे
लोग करते ही नहीं है विरोध। लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा मुझे लगता है कि हम विरोध कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, और हम उस विरोध के लिए संगठन या कोई आंदोलन इस तरीके का बना भी सकते हैं। ठीक है, सही है। सर एक नेगेटिव पॉइंट मेरे माइंड में ये है कि किसी भी मतलब चुनाव आदि में लोकतंत्र के वजह बहुत ज्यादा समय चला जाता है, और समय चले जाने के वजह से थोड़ी सी विकास जो है देश की वो बाधित होती है। सर चुनाव की प्रक्रिया सालों भर चलती रहती है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है लोकतंत्र का। ठीक है, सही है बात। और कोई कुछ कहना चाहता है इस पर? हाँ महेश बोलिए, महेश प्रीति। सर लोकतंत्र के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मतलब लोकतंत्र में जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें इतना ज्यादा खर्च कर दिया जाता है जिसकी मतलब शायद इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये भी बात सही है। सर ये तो अगर जैसे राजतंत्र होता है तो उसमें जो राजा या कुछ होता है वो भी अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए खर्च करते हैं सर, वो भी जनता पे कहाँ ध्यान देते हैं। ये भी इसका एक हो सकता है कि मतलब लोग एटलीस्ट लोकतंत्र में लोगों की राय तो मांगी जाती है, उनसे पूछा तो जाता है कि वो अपने जो शासकों का चुनाव कर सके। लेकिन राजतंत्र में तो उनके ऊपर सिर्फ अत्याचार होता है और सिर्फ मतलब उनके ऊपर रूलों को नियमों को थोपा जाता है कि यही उनको करना है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोग इसका विरोध कर सकते हैं। अगर उनको कोई नियम या कानून अगर उनको पसंद नहीं है तो वो विरोध कर सकते हैं, न्यायपालिका में जाके उसकी याचिका दायर कर सकते हैं, मतलब उसके लिए उस विरोध में। ठीक है जी। हेलो सर। कौन बोलना चाह रही है? महेश बोलिए। हाँ सर। जी सर। हाँ सर, लोकतंत्र में सर सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट तो यह है कि जो भी चुनाव जीतता है या फिर फुल संपूर्ण पूर्ण बहुमत से आते तो तानाशाही की ओर बढ़ता है, या ज्यादातर जो मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मीडिया, उसको अपनी तरफ मतलब अपने दबाव या प्रेशराइज करके जनता की आवाज ना उठाई जाए, और जो सरकार की हर नीति जो भी प्रत्येक नीतियां जो भी है उसको सिर्फ सकारात्मक दर्शाना और ना सरकार की आलोचनाएं ना करना भी एक सबसे बड़ा मीडिया का एक मेन पॉइंट है इसके अंदर। जब मीडिया जागरूकता नहीं फैलाएगा तो लोकतंत्र तानाशाही की तरफ के जो है एक अवयव के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना। जी हमें जी। बात ये करना है कि डेमोक्रेसी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है या नहीं है। तो सर ये इसको तो जिस प्रकार से बनाया जाएगा उसी प्रकार से इसका होगा। मतलब जैसे अगर नकारात्मकता देखा जाए लोकतंत्र के अंदर तो जिसमें एक संपूर्ण बहुमत होने के बावजूद एक तानाशाही की तरफ बढ़ना, या फिर एक सबसे ज्यादा ये जो वोट बैंक वाला जो उसका चुनाव पद्धति है जो फर्स्ट पास्ट, उसमें भी ऐसा है जिसमें कभी नहीं। हाँ जी 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 जी। उसमें चुनाव प्रक्रिया जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार जो अनुभवी चेहरे हैं वो चुनाव हार के बाहर हो जाते हैं, और जो नए चेहरे हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है या फिर राजनीतिक या शासन सत्ता जिसकी भी समझ नहीं है, वो चुनाव जीत कर संसद में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तो इतनी परिपक्वता नहीं होती है उनके अंदर। बात सही है। जो अपन जी जी। अफसाना कुछ बोलना चाह रही थी। अफसाना।
हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, राजतंत्र में ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ बुराई ही है, कई शासक भी जो अगर यहाँ पर आते हैं तो कई शासक हैं जो अच्छे काम किए हैं। ओके, हमने अच्छे भी काम किए हैं लोकतंत्र में, गुड। लोकतंत्र में भी ऐसे है सर, और लोकतंत्र में ऐसा भी शासक आता है जिसको पब्लिक के द्वारा मतलब लोग के द्वारा खड़ा किया गया है शासक, लेकिन फिर भी वो लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं। तो आप क्या मानती हैं, लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी पद्धति है या नहीं है? कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र शासन में भी की है और उसमें भी की है। ओके, नहीं, एक अगर पक्ष लेना होगा तो आप क्या कहेंगे? अगर हमारे सामने ये ऑप्शन हो कि अफसाना को जो है इस देश का तानाशाह बना दिया जाए, मतलब इनको जो है रानी वानी बना दिया जाए, जो एकदम अपने मनमाने ढंग से सब कुछ करें और ये समझती हैं कि इस तरह से ये पूरा जो है देश सुधार देंगी, या फिर ये छोड़ दिया जाए कि जो है अफसाना चुनाव जीत करके जो है देश की प्रधानमंत्री बने, तो आप दोनों में से कौन सी स्थिति लाना चाहेंगे? अगर चुनाव जीत के, क्योंकि तुम्हारा नाम अफसाना है बेटा, कोई दूसरी आईडी भी फेसबुक पे है? परवेज? सर मुझे लगा हमको पूछ रहे नहीं, अफसाना नाम तो आज तक मुझे लग रहा था कि अफसाना का ही है। ठीक है, हम ये याद रखेंगे, तुम्हारा भी नाम है, नहीं पता था, आइंदा से ध्यान रखेंगे। ठीक है अफसाना, बोलो। शासन के आधार पे कहा जा सकता है कि अगर पब्लिक मतलब लोग के द्वारा जिस शासक को चुना जाता है तो वो बुरा हो या अच्छा हो जैसा भी हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोगों को संतुष्टि मिलती है कि वो मेरे द्वारा है। ठीक कुछ हो है, जाता है भाई पे बताओ बुरा शासक निकला हो। गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्री हूँ। ठीक है, तो लोकतंत्र ठीक है थोड़ा वो राजतंत्र से, क्योंकि इसमें कम से कम संतुष्टि तो है कि जो हो रहा है मेरे का कम से कम 5 साल बाद हम बदल देंगे, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होगा, तो मरेगा नहीं जब तक तो कुछ नहीं होगा। है घोड़े पर बैठ करके तबड़क तबड़क दौड़ करके आप उसको हरा नहीं सकती हैं। हाँ सर, थोड़ी बुराइयां तो है, हराना मुश्किल नहीं, हम उसके सामने कुछ तो खड़े होंगे, उसके बाद के हम चुन सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने मान लिया इस बात को। लेकिन राजतंत्र में थोड़ा सा ये तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, प्रीति कुछ बोलना चाह रही थी, प्रीति की बात रह गई, प्रीति बताओ। ये बोला था कि मतलब चुनाव प्रक्रिया में जो चीजें होती है, और फिर ये होता है कि मतलब लोकतंत्र में जो सरकार चुनती आती है वो फिर अपने नए कानून नई नीतियां लागू करती है, और जब तक उनका सही से मतलब उनका सही से वो कानून क्रियान्वित होते हैं तब तक फिर चुनाव का समय आ जाता है, तो फिर उसको फिर से दोबारा मतलब वो सही से फिर आगे नहीं बढ़ पाती। अगर सरकार चेंज हो जाती है तो फिर दोबारा से वो अपने नए कानून नीतियों को शुरू। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है नीतियों की निरंतरता नहीं रहती है। जी सर। चलिए, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, मान ही लेते हैं। ठीक है, और हाँ, अब सूरज कुछ कहना चाह रहे थे। सर जानना हाँ हाँ, अफसाना बोलिए। जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की नीतियों की निरंतरता नहीं रहती इसमें। ठीक है, ये भी सही है। हाँ, सूरज। इतना कमी मुझे अभी यहाँ सुनने को मिला
यहाँ पे मैं और ज्यादा कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन शासन पद्धति है, क्योंकि सर इसमें कम से कम हमारे पास एक आसान तरीके से मौका है कि हम यहाँ इस डेमोक्रेसी में व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। व्यवस्था में बदलाव लाने के नागरिक खुद से बहुत आसानी से तीव्र गति से पीरियोडिकली बार बार ये अपने मत दे सकता है, जिसका सुधार आता है। प्रक्रिया है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर देखा जाए तो अभी तक में भारत के साथ ही जो जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम कोर्ट में जो नागरिक समाज की भूमिका रही है, जिसे आप बताते कि चाहे तो शासकों को न सिर्फ उन मतलब क्रियान्वयन पे अंकुश लगा सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि जैसे हम चाह रहे हैं उस तरीके से शासन चलाएं। जैसे लास्ट में प्रीति जो बोली कि नीतियों की निरंतरता नहीं रहती, लेकिन अब नीतियों की निरंतरता नहीं रहती, सही बात है। अगर वो जो राजनीतिक पार्टियां नीति लाती हैं, अगर उनकी नीतियों में स्पष्टता नहीं है, तभी वो समय इससे लागू नहीं करवा पाती सही तरीके से। तो वो अपनी नीतियों को अगर स्पष्ट रखें तो अगले चुनाव में उनकी उस नीतियों पे दोबारा लग सकती है। पूरी नीति के ही वो जो एजेंडा सेट करते हैं चुनाव के दरमियान, उसी के आधार पे ही उनको चुना जाता है, और उसको अगर नहीं कर पा रहे हैं अपने उस सीमित समयावधि में, तो सर उनकी होती है और ये उनको पे करती है आगे चल के वो अपनी नीतियों में और ज्यादा स्पष्टता लाएं। तो जिससे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर हमारे देश में या फिर दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं उसमें कमियां अभी भी हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नागरिकों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए। जैसे आप ही बार बार बोलते हैं कि हमारे शिक्षा प्रणाली में नोट्स बहुत बड़ी भूमिका हो जा रही है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रही। काफी प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए, लेकिन हो रहे हैं भी उतनी तीव्र गति से नहीं ये जुड़ पा रही। और हम एक ही बार में कैसे आशा कर सकते हैं कि नीति आई और कल होके कोई छड़ी तो है और अगले दिन सब कुछ बदल गया। ये एक लगातार चलते रहेगा कि जिसमें शिक्षा हमारे मुद्दों को हमसे जोड़ेगी और फिर हम उस मुद्दे को जब बेहतर तरीके से हमारी अगली पीढ़ी जान सकेगी तो जो सत्ता होगी उनसे डिमांड करेगी। जब चुनाव में जो मुद्दे लेके राजनीतिक दल आगे आएंगे उनको परखने में तो इस हाल में सुधार की गुंजाइश शासन व्यवस्था में यही इसको सबसे बेहतर बनाती है। ओके, गुड, ठीक है, मान लिया। परवेज सर, डेमोक्रेसी में हमेशा जब सरकार कोई तानाशाह की ओर चलती है तो उस टाइम उसी टाइम सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, जिसके द्वारा फिर से चुनाव हो सकते हैं, या दोबारा चुनाव जब आएंगे तो उस पार्टी को चुनने के बजाय दूसरी पार्टी को चुना जाएगा। तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जब आप किसी और तानाशाह की ओर पढ़ते हैं तो आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसा आप लोग को सुना, पर एक चीज की कमी लगी कि आप लोग एक दूसरे को पॉइंट को, अगर सूरज को कहा जाए तो सूरज काफी हद तक पिछले पॉइंट्स को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिबेट में कनेक्ट करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के पॉइंट से, उसकी थोड़ी सी लैकनेस दिख रही थी। और दूसरे कई बार जो है एक ही तरह के तर्क को रिपीट किया जा रहा था। तो उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो इससे बचने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी इस मुद्दे पर क्या कहती है, लोकतंत्र सबसे बढ़िया शासन पद्धति है कि नहीं है। तो ये कहते हैं, क्यों कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, या तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे और अगर किसी को रोकने की कोशिश की होती या फिर आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता है
क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? यानी कि लोकतंत्र की एक बड़ी खासियत क्या है? लोकतंत्र की एक बड़ी खासियत है अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है ना, अभिव्यक्ति की आजादी। परवेज, स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुआ, माइक बंद करो। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर, ऐसा हुआ। ठीक है, लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क है? जरा आइए देखें कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क आया जो इस क्लास की चर्चा में थी। कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यही बात प्रीति ने भी कही थी कि प्रीति ने कहा कि लोकतंत्र में नीतियों में स्थिरता नहीं होती है। नंबर 1 का जो है ये तर्क रहा, ये आप ले जाएंगे। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल नहीं है, यहाँ खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तो ये बात अमूमन जो है वो परवेज ने भी कही, ये बात महेश ने भी कही कि लोकतंत्र के नाम पर जो है लोग किसी तरह से सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं, नैतिकता छोड़ देते हैं, तानाशाही की तरफ मुड़ जाते हैं, वोट बैंक तैयार करने लगते हैं, तमाम तरह की बुराइयों के बारे में कहा। तीसरी है कि लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नंबर 4, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। 5वां, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो इसका भी जो है जिक्र किसी ने किया था क्लास में, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, पर किसी ने तो बोला था, शायद अनिका ने बोला था कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। प्रीति ने भी बोला था, ठीक है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ही नहीं पता चलता, जैसा कि सूरज ने बोला कि शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, तो इस वजह से लोग सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं और धर्म जाति के नाम पर लोग जो है वोट देते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें आपके मन में रह गई? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क जो है किसी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? तो ये कह रहे हैं कि क्या ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ये सिर्फ लोकतंत्र के ऊपर लागू होते हैं या बाकी सभी पद्धतियों के ऊपर लागू होते हैं? तो ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। ये बात सूरज ने भी कही थी अभी, ये राइट सूरज? लोकतंत्र ने हमारे देश जिसमें ये बोला कि अचानक से नहीं कुछ किया जा सकता, मतलब एक झटके में। हाँ, या एग्जैक्टली, एक और जादू की छड़ी सब किया जा सकता है। लेकिन ये बात तो जिसकी सरकार होगी वो कहेगा ना। विपक्ष वाले को तो यही लगेगा कि एक झटके में जो है खत्म किया जा सकता है। और जब वही जो है व्यक्ति जब विपक्ष में रहेगा तो कहेगा कि नहीं नहीं, सब एक झटके में ठीक किया जा सकता है, हमको बना दो, ठीक है। जैसे कि रुपया गिरने पर देश की इज्जत तब गिरती है जब आप विपक्ष में होते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तब रुपया नहीं गिरता है बल्कि डॉलर उठता है। अलग अलग तर्क होते हैं। तो हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सर आपने स्टेटस डाला था सर, मैं आपसे पूछी थी कि आप इस बात से कितने सहमत हैं? किस बात से? कि अगर दूसरे रुपयों से हमारे क्या बोलते हैं सर, रुपए को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, करेंसी उसका अगर हाँ करेंसी का ये किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए तो हमारा ज्यादा अच्छा माना जाएगा विकास। ये सच है सर? अगर डॉलर से हम लोग कंपैरिजन नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम में फेल होने के बाद हम ये तर्क दें कि हम बाकी हमारे पड़ोस में जितने बच्चे फेल हुए हैं उनके मुकाबले जो है मेरा नंबर ज़्यादा है, मतलब 100 में से 33 नंबर ला करके पास होना है, हमारे 28 नंबर दिया है। तो हम ये तर्क दें कि ये देखिए
ये जो कलुआ है, मोहन है, रहीम है, इकबाल कई है, लोग हैं जिनके 2 नंबर भी आए। हाँ 2 नंबर 3 नंबर आए, उनसे तो ज्यादा हमारे आए हैं। तो इसलिए हमको 28 नंबर पाने पर हमको जो है बधाई दीजिए, हमको जो है शुक्रिया कहिए कि हम 28 नंबर तक को ले आए। ये ठीक वैसा ही तर्क है, आपको नहीं लगता कि वैसा ही तर्क है? जी सर, इसीलिए मैं आपसे पूछी। हाँ, तो मैं इस तरह के सवालों का जवाब बता सकता हूँ, और इस तरह के जवाब देने के बाद मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल पर मुझे जो है बहस करने के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता। संबित पात्रा की तरह तो मैं भी बात कर लेता हूँ। तो संबित पात्रा को छोड़ें, अगले पॉइंट पे आते हैं। इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सब ये माइक ऑफ कर दिया करो तुरंत अपने अपने। लोग गलतियां भी कर सकते हैं, इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। तो देखिए, आप लोग बिना पढ़े भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई बार ये कहते हैं कि कहां पर, हाँ, कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ये सब आपकी आंसर राइटिंग में सीधा सीधा लिखा जा सकता है ना। लोकतंत्र की उपादेयता पर अगर प्रश्न आ जाए तो ये सीधा सीधा तर्क जाएगा, इसको बिना काट छांट के आप रख सकते हैं। इन तर्कों से यही लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो अब तक जो दिया वो लोकतंत्र के विरोध में दिया, अब लोकतंत्र के पक्ष में ये आते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण यहां पर ये बात करते हैं, चीन में 1958 से 61 के बीच में अकाल पड़ा और विश्व इतिहास का यह अब तक का सबसे भयावह था। इसमें करीबन 3 करोड़ लोग भूख से मरे। समय पर ध्यान रखिएगा, 58 से 61 के बीच में चीन में 3 करोड़ लोग मरे। महेश हैं कि चले गए? हैं। महेश, ये तर्क देखिए आपके लिए भी बहुत बढ़िया साबित होगा, है ना। तो कहते हैं कि 58 से 61 और इसमें करीब करीब, अच्छा ये मैंने पीडीएफ जो है शेयर नहीं किया, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं। और कहते हैं कि 3 करोड़ लोग मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, और जो अकाल की परिस्थितियां चीन में थी वो भारत में भी थी, लेकिन भारत में चीन के समान अकाल भूखमरी की स्थिति नहीं आई। भारत में इसी 58 से 61 में कुल मौतों की संख्या जो है वह तकरीबन 30,000 तक ही सीमित थी। यानी कि भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। अब देखिए, एक जैसी परिस्थिति थी नेहरू और माओ के समय में, तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरे होते। अब यहीं पर जरा कोविड का समझिए कि कोविड में चीन में पहले आता है, कोई पता नहीं कि क्या स्थिति है,
किस तरह से इलाज होगा, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। और वहीं पर भारत में भी है, भारत तक आते आते काफी कुछ पता चल चुका है, लेकिन चीन में अगर कहें तो एक ही दौर में निपट लिया और भारत में सेकंड से लेकर के थर्ड वेव तक आ गई। फोर्थ वेव भी दीपावली के आसपास जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो है नया वर्जन आने वाला है। तो सवाल यह है कि भारत में यह बार बार क्यों आ रहा है। अब यहीं पर ये जो है आप व्यवस्था समझिए, भारत में लोग सड़कों पर, मेरे अपने खुद के चाचा जी, बहुत दुखद है, मैं जब भी इस परिस्थिति को सोचता हूं तो अंदर जो है बहुत गुस्सा भर जाता है। उनकी डेथ सड़क पर होती है। बहुत नॉलेज वाले इंसान थे, बड़े अच्छे तरीके से परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन सड़क पर उनकी डेथ होती है। और सरकार इतनी बेशरम हो जाती है कि वो कहती है संसद में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, जबकि उनको ऑक्सीजन ही चाहिए था उस समय, प्राइमरी लेवल पर जो उनको चाहिए था, नहीं मिलता है। और वहीं पर चीन ने इस व्यवस्था को बेहतर कर लिया। तो कारण क्या है कि भारत में भी कहने के लिए विपक्ष बचा है, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से उद्योगपतियों के पैसे के दम पर, चूंकि मीडिया की जिस बात महेश कर रहे थे, वह मीडिया जो है उद्योगपतियों के हवाले है। लोकतंत्र के लिए यह बहुत खतरनाक बात है कि मीडिया उद्योगपतियों के हवाले है। आंतरिक सुरक्षा में आप पढ़ेंगे कि वर्तमान मीडिया देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो अगर आज भी आप अगर टीवी चैनल देखते हैं तो आप देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ा रहे हैं, आप खुद ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अब देखिए कि कौन सी न्यूज चैनल के मालिक उद्योगपति हैं और विपक्ष के समाप्त कर दिए जाने का सीधा सा है। मैं ये देख रहा हूं कि करीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा एक बंदा पैदल चल रहा है, लेकिन मुख्य मीडिया उसको पूरी तरह से नेथप्य में डाले पड़ा है। मैं हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर उठाता हूं, रत्ती मात्र एक लाइन भी न्यूज नहीं लिखते हैं ये लोग। मैं अगर न्यूज़पेपर के बारे में बात करूं, और अगर कोई चैनल दया दृष्टि करके अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए देखता भी है तो 5-10 मिनट का और बहस जो है ज्यादातर ऐसे मुद्दों पर कराएगा कि उस मुद्दे का कोई मतलब नहीं रह जाए। तो कहते हैं कि चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। यही बात मैं यहाँ पर भी कहता हूँ कि अगर विपक्ष की बात सुनी जाती, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो भारत में भी कोविड से इतने ज्यादा लोग नहीं मरते। यह उदाहरण जो है चीन का जो इन्होंने लिया है, ये कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ साधन पद्धति बनाने वाली जो विशिष्टताएं हैं उनमें से एक हो सकता है। यानी कि लोक कल्याणकारी जो नीतियां वह लोकतंत्र में लागू होती हैं, उतनी बेहतर और कहीं लागू नहीं होती हैं। और तानाशाहियों का हमने हमेशा देखा है, चाहे मुसोलिनी का शासन देख लीजिए, चाहे सद्दाम हुसैन का देख लीजिए, चाहे आप जो है हिटलर का देख लीजिए, या किसी भी जमाने का देख लीजिए, आप मोहम्मद बिन तुगलक को देख लीजिए, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उसकी नीतियों ने, चूंकि वो तानाशाही है, एक व्यक्ति पर केंद्रित सरकार है, तो उसने कितने सारे लोगों की जान ले ली। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को, अच्छा ये बात जो है महेश ने जो है अपने तर्क में शुरू में उठाया था कि शासन करने वाले लोग कैसे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि लोकतंत्र कैसा है। आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि ये
संविधान अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हैं। इस संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। और आप देखिए तो इसी बात को यहां पर जो है फिर से कहा जा रहा है ना। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। चाहे आप राजतंत्र के बारे में बात करिए, चाहे तानाशाही के बारे में बात करिए, कोई भी शासन तंत्र जवाबदेह नहीं है। और अगर जवाबदेहिता नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। दोनों बात है, लोकतंत्र में जवाबदेहिता है और अगर जवाबदेहिता नहीं है तो फिर लोकतंत्र नहीं है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है और वह है लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। ये बात जब मैंने संसद पढ़ाई है तो संसद पढ़ाते समय मैंने आप लोगों से एक बात बोली है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि पार्लियामेंट मुझसे नहीं पढ़ी है, जैसे कि अनुज हो गए, अनिका हो गई, प्रीति हो गई। तो मैं एक बात हमेशा ये बोलता हूं कि संसद जो है वो कई बार जो है टीवी पर लोग जो है पीठ ठोंकते हैं कि हमारी सरकार में 100% भाइयों और बहनों बिल पास हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं 70 सालों में इन्होंने क्या किया? इनके शासन में बिल पास नहीं होते थे। अरे यार, अब सुनिए आप, संसद या लोकतंत्र का मतलब है बिल छापने वाली मशीन नहीं है। आप बिल छापने वाली मशीन नहीं है। लोकतंत्र और संसद बहस के लिए बने हैं, लेकिन अब संसद में बहस क्या होता है? कोई औरत हंस दे तो आप अपनी जगह से खड़े होकर के कहेंगे, अरे अध्यक्ष महोदय हंसने दीजिए, औरत की हंसी तो मैंने बहुत जमाने से नहीं सुनी। यार, शादी करके घर बसा लो, और अगर शादी हो गई है तो बीवी की हंसी सुनो। डॉक्टर साहब क्या पहन करके नहाते हैं? अरे डॉक्टर साहब, मनमोहन सिंह क्या पहन के, 80 वर्ष का बूढ़ा क्या पहन के नहाता है? उसके बाथरूम में झाड़ने की क्या जरूरत है? तो लिखी लिखी स्क्रिप्ट पर हीरो हीरोइन बयान दे रहे हैं। भोजपुरी वाले हैं, बॉलीवुड गंदा हो गया है और उसी बॉलीवुड की सारी फिल्मों की रीमेक साउथ में बनती है और साउथ की फिल्मों की रीमेक बॉलीवुड में बनती है, लेकिन बॉलीवुड गंदा है। नशे का उद्योग है। अरे भैया, इतना बड़ा नशा व्यापार है, 8 साल से सरकार है, एक भी व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा है? और वहीं पर अडानी पोर्ट पर इतना मतलब रह करके इतना बड़ा जो है ड्रग की खेप पकड़ी जा रही है, तो उसको आपने क्यों नहीं जो है नशे का जो है केंद्र बताया? सरकार आपकी है। सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा हुक्कम चिल्लम कौन पीते हैं, हुक्का चिल्लम सबसे ज्यादा पीने वाले लोग कौन हैं? नशा ही तो है। अफीम का सबसे ज्यादा सेवन कौन से लोग करते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगता है। एक तो जो है तुलसी भाभी हैं, वो जब भी पार्लियामेंट में बोलेंगी लिखी लिखी स्क्रिप्ट को जो है हाथ नचा नचा करके बोलेंगी। भोजपुरी के एक्टर पहुंचा दिए हैं, वो जाकर के बोलेंगे। रही बची खुची कसर संसद में जबरदस्ती गले मिल करके आंख मार करके पूरी कर दी जा रही है, जबकि कृषि कानून, अग्निवीर
जैसे मुद्दों पर कानून बनाने से पहले क्या संसद के अंदर और संसद के बाहर पर्याप्त बहस होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी संसद के अंदर बहस, लेकिन आपने संसद के अंदर बहस कराया क्या? आपने अग्निवीर जैसे मुद्दे पर बहस कराया क्या? 8 सालों से संसद के अंदर अगर बेरोजगारी की इतनी बड़ी मात्रा है तो क्या आपने बेरोजगारी पर कोई व्यापक बहस कराई? आपने बढ़ती महंगाई पर बहस कराई? आप तो खुद ही सिलेंडर ले लेकर के बैठे थे, और जो लोग सिलेंडर लेकर के बैठे थे शासन में आने के बाद वो खुद ही सिलेंडर जैसे हो गए हैं। लेकिन आपने कुछ किया क्या? नहीं किया। तो संसद बहस की जगह है, संसद बिल छापने की जगह नहीं है। संसद की प्राइमरी जगह है कि जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पर आप नहीं होने देंगे। अगर और मैं बताऊं लोकतंत्र की, तो पिछले 5 सालों में, मैं 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके बोलता हूं आपको भाई और बहनों, पिछले 10 सालों में जहां संसद पहले 150 दिन औसतन 365 दिन में काम करती थी, वहां पर संसद का काम 60 दिन या उससे कम घट करके रह गया है। तो कौन सी बहस होगी ऐसे में? और क्यों नहीं मीडिया 25 से 30 दिन सर, कितना? 25 से 30 दिन। नहीं, ये संसद विधानसभाओं में और ज्यादा नीचे गिर गया। हाँ, विधानसभाओं में, मैं संसद की बात कर रहा हूं। और देश की 20 सबसे बड़ी विधानसभाओं के बारे में बात करें तो 1 महीना जो है, 12 महीने में से 1 महीना भी काम नहीं हो रहा है, और ज्यादातर जगहों पर तो जो है अभी उत्तर प्रदेश में बहस हो रही थी। और जैसे कि गांव में बच्चे नहीं लड़ते हैं कि तुम्हारे बाप ने क्या किया, तुम्हारे बाप में दम है, तुम्हारे बाप में दम है, वैसे उत्तर प्रदेश में बहस हो रही थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता को बोल रहे हैं कि सड़कें बनाने के लिए पैसा सफाई से आया था क्या? मतलब कि तुम्हारे बाप ने दिया था क्या? इनडायरेक्टली यही बोला। तो विपक्ष के नेता ने जवाब दिया कि फिर तुम्हारे बाप ने दिया था क्या? वो सीधे सीधे बोल दिए। तब जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है, योगी जी ने दिया धारदार जवाब, विपक्ष की गुंडई को तुरंत किया। अरे गुंडई ये सब विधानसभा में होने की चीज है। शर्म नहीं आती इस देश की जनता को, नागरिकों को, कि ऐसे लोगों को जो है, टुच्चे लोगों को वोट दिया जाता है? मैं पक्ष विपक्ष दोनों के लिए बोल रहा हूं। और जब धर्म जाति के नाम पर वोट दोगे तो ऐसी टुच्चाई होगी। हंगर इंडेक्स में आपका देश पिछड़ता चला जा रहा है, गरीबी रेखा में आपके देश में संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट उठा करके देंगे और कहेंगे, मैं पूरे पॉइंट पर आ रहा हूं, कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हुए। पिछले 10 साल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इससे पता नहीं चलता। लेकिन अगर पिछले हम 5 साल की केवल बात करें तो लोग गरीबी रेखा में वापस आए हैं, बहुतों की नौकरी गई है। और ना सिर्फ नौकरी गई है बहुतों की, बल्कि नौकरी के साथ साथ आत्महत्याएं वो करने को मजबूर हुए हैं। अभी भी कोचिंग इंडस्ट्री की मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, पूरे भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की स्थिति बता रहा हूं। 1/4 बच्चे भी कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं बचे हैं। यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग होती है, अच्छी खासी कोचिंग में कुत्ते लौट रहे हैं। और क्यों लौट रहे हैं कुत्ते? उसके पीछे की स्थिति है, वह हकीकत ये है, क्योंकि लोगों के माँ बाप के हाथ में पैसा ही नहीं बचा है, वो पेमेंट कहां से करें? जो बच्चे अपने दम पर कमा करके कुछ कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कि कुछ घर से मिल जाता था कुछ कर ले, क्योंकि वो भी जो एक्स्ट्रा वर्क कर सकते थे, पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। 3-3, 4-4 साल से जितने भी टॉप टीचर्स हैं सबके पेमेंट फंसे पड़े यहां वहां, पैसे नहीं निकल रहे हैं, कोचिंग्स मर रही हैं।
कुछ कोचिंग तो अपनी बदनीयती की वजह से भी मर रही है, इसको कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टीचर का पैसा नहीं दे रहे हो, बच्चों को क्लास तो दो। और टीचर ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से वो क्लास रोक रहे हैं, वो तो भी क्लासेस ले रहे हैं, तो भी बातें करना चाह रहे हैं। तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल होगी। इस पर चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र का मतलब है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो उसमें चर्चाएं होनी चाहिए, जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए। लेकिन अब बहस नहीं होती है, अब केवल गाली गलौज होता है। और अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही सबसे ज्यादा गाली गलौज करते हैं। आप मुझे कहेंगे कि अब मैं सत्ता पक्ष सरकार विरोधी हूं, नहीं, मैं सरकार विरोधी नहीं हूं, मैं देश के पक्ष में हूं, मैं नागरिकों के पक्ष में हूं। याद दिलाना चाहता हूं कि आप किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों का या बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, जब आप कहते हैं कि 2014 में जाकर के देश को आजादी मिली, तो बता दें कि वो मुख्यमंत्री जो जब थे उनके वाले जो है फेवरेट नेताजी, तो वो गुलाम भारत के थे। उनकी मानसिकता 2014 तक गुलाम थी, या 2014 के बाद वो ऐसी गुलाम हुई कि उनको वहीं से आजादी दिखाई देती है। और ये लोग, जवाबदेहिता के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो कनाडा के जो है नागरिक को इंटरव्यू देते हैं और उसमें ये बोलते हैं कि आम कैसे खाया जाना चाहिए, काट करके खाया जाना चाहिए, छील करके खाया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र की हत्या है साहब, ये देश विरोधी घटना है। क्या 140 करोड़ में से कोई एक ऐसा नहीं मिला कि जो उनका इंटरव्यू देश में, आप विदेशों में जाकर के, कनाडा में जाकर के कनाडा के नागरिक को आप इंटरव्यू दीजिए। देश में देश के नागरिक को आप रवीश कुमार को इनवाइट करिए कि वो आपसे आकर के सवाल करें। लेकिन अगर आप रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को, अपने प्रश्न वाजपेयी को जो है आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते, आप प्रणव राय को इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप जवाबदेहिता से भाग रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र मर रहा है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक कारण है कि ज्यादा चर्चा और बहस है। लेकिन देश में अब बहस किस चीज पर होती है? नेहरू ने क्या किया था, एक हमारे अपने रिश्तेदार हैं, वो मेरे घर में समझा के मेरे मुंह पर तो नहीं समझाते हैं, पर वो समझाते हैं कि फिरोज खान जो है, फिरोज गांधी, वो मुसलमान थे, इलाहाबाद में उनकी कब्र है। अरे भैया, इलाहाबाद में कब्र नहीं है, फिरोज गांधी की अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ था, हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, उनकी वसीयत में था ये फिरोज गांधी के। हाँ, पारसी रीत से उनकी समाधि स्थल बनी, जैसे कि सभी बड़े नेताओं की समाधि स्थल बनती है। सरदार पटेल का भी समाधि स्थल है, तो क्या सरदार पटेल इस वजह से मुसलमान हो जाएंगे? उनको आप वल्लभ खान कहना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज, नेहरू जो है वो मुसलमान थे, वो, और यही बहस पूरे उसमें होती है। वो तो गौरव वल्लभ जैसे एक दो जो है पढ़े लिखे लोगों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो डिबेट को डिबेट बना रहे हैं, नहीं तो संबित पात्रा और शहजाद पूना वालों की जो है कमी नहीं है। कांग्रेस में भी इस तरह के लोग बड़े, सुप्रिया क्या नाम है उसका, उस तरह के लोग। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में जो है यही है कि चर्चा होनी चाहिए। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में चर्चा नहीं होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर के फैसले करने के अपने लाभ भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिबेट के अपने लाभ होते हैं और हमें उन लाभों को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हम थोड़ी देरी से ही, ये कहते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर सी कहावत है कि दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा देर कर लीजिए लेकिन बढ़िया जो है फैसले लाइए। जब आप अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में पढ़ेंगे अंतर, तो उसमें यह बताया जाता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में निर्णय अपेक्षाकृत जल्दी हो जाते हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में देर से होते हैं। तो जितना बहस लंबा आप खींचेंगे उतना ज्यादा गलतियों की संभावना कम होती है।
इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है, जैसे कि कृषि कानून जैसे। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। तो जहां पर टकराव और मतभेद होते हैं, लोकतंत्र उसको आसानी से संभालने की क्षमता रखता है। यह लोकतंत्र की एक बड़ी विशिष्टता है। लोकतंत्र के अलावा अन्य शासन पद्धतियों में यह संभावना कम होती है। विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, जातियां जुदा जुदा होती हैं, तो विविधताओं का सम्मान होता है। दुनिया में जो है सभी लोग अपनी अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। तो जिस समूह के पास अब ताकत जो है सिर्फ हथियार में या बाहु में नहीं होती है, ताकत संख्या बल की भी होती है। तो क्या जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे समूह को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, जिनके पास संख्या कम होगी उसके ऊपर आप थोपेंगे, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है और स्थायी रूप से कोई पराजित नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में भावनाएं बदलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में न तो स्थायी कोई दोस्त है और न ही कोई स्थायी दुश्मन है। लेकिन आप सोचिए कि क्या हिटलर के शासन में कभी ऐसा हो सकता है कि वह यहूदियों का जाकर के जो है सम्मान करे, लेकिन लोकतंत्र में पड़ जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं 2024 की तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का जो है सम्मेलन करवा रही है। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और ये सारी लाइन एग्जैक्टली उतरेगी। आप हमेशा याद रखिएगा, इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के मजबूत में के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उनसे बनने वाले सरकार के कामकाज से नहीं जुड़ा है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है, कितना शानदार तर्क देता है, वह किसी और शासन पद्धति में नहीं है। इसके अलावा ये अगर कहीं हो सकती है इससे बेहतर नागरिकों का सम्मान, तो वह महात्मा गांधी का जो अराजकतावाद का सिद्धांत है, आप लोग याद करिएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी में संभव है। ये कहते हैं कि अगर इस व्यवस्था में फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो, तभी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर के खुद के शासक है, और लोकतंत्र की सबसे अच्छी व्यवस्था है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो यह लोकतंत्र की जो है विशिष्टताएं हैं, और यह कार्टून है। इस कार्टून को बड़ा बढ़िया समझाया। ये जो कार्टून है ये कनाडा का है, आजकल भारत में भी लागू होता है ना। ये 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब चुनाव के नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। तो यह जो है इसी के पक्ष या विपक्ष के जो है तर्क पर बात करती है।
कहते हैं कि पहले जो है कनाडा का जो है नागरिक कहता है हम मतदाता बहुत नाराज हैं और हम अब और सहन नहीं करेंगे, ये लिबरल बहुत ही घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा सारा धन हड़प लिया है। 28 जून को मतलब पहले सरकार की आलोचना करे, जैसे भारत में भी आजकल हो रहा है कि चुनाव के पहले खुद सरकार के मतलब युवा जो है वो जो है रैली निकाल रहा है, किसान वो रैली निकाल रहा है, तो नागरिकता की वो रैली निकाल रहा है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो सब जो है वही करते हैं जो सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, यानी कि धर्म जात के नाम पर जाकर के वोट डालते हैं। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा और उसमें यह भी लिखा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ कभी भी लड़ाई नहीं छेड़ी है। यह भी बहुत बढ़िया तर्क है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार हो। तो अब ये भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी आप लोग शामिल कर लिएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लीजिए मुझसे पहले, वरना सूरज मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। तो जरा सवाल लीजिए। पहला लिखिए पेज नंबर 19 पर सवाल लिखिए जरा। पेज नंबर 19 से मैं दे रहा हूं ये सवाल, और सभी लोग खूब लिखिए। लोकतंत्र की नाकफनी मैंने पिछले क्लास में आप लोग को दिखाया भी है, तो उससे लीजिएगा। इस कार्टून के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में क्या व्यंग है। इसको आप लोग 100 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न लिख लिया आप लोगों ने। सर संदर्भ में क्या, जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में क्या व्यंग है। ये प्रश्न लिख लिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न लो। जी सर। अगला प्रश्न लीजिए, पेज नंबर 26 से है। पेज नंबर 26। रिबियांग की उक्तियां ये कौन जो है ग्रुप में डालेगा सारे प्रश्न। रिबियांग की उक्तियां लोकतंत्र को एक अलग रूप में लोकतंत्र को एक अलग रूप में दिखा रही हैं।
आप उनकी समीक्षा करें। ढाई सौ शब्द है। अगला लीजिए प्रश्न 2 हो गए। अच्छा हाँ, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मैंने पहले कहा था कि 19 के बाद से क्लासेस मैं रोक दूंगा, लेकिन क्लासेस रुकेंगे नहीं, सारी क्लासेस अपने टाइम से होंगी। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 28, 29, 30 और 31, 31, 28, 29, 30 एंड 31 पर दिए गए कार्टून लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित किन चुनौतियों की चर्चा करते हैं? ढाई सौ शब्द। सूरज, मैं तुम्हें निराश तो नहीं कर रहा हूं आज? नहीं सर। कितने सवाल दे दिए मैंने? 3 है सर। और चाहिए? और लीजिए। प्रीति बोली ना और चाहिए? नहीं सर, अभी डेली 2 नहीं, प्रीति ने बोला और चाहिए। तुम तो जानते हो मैं सबकी बात काट सकता हूँ, प्रीति की बात कभी नहीं काटता मैं। सही बोल रहा हूँ ना प्रीति? दे दीजिए सर। प्रीति के लिए मेरे नाम का पर्चा क्यों फाड़ रहे हैं? आपको जो करना है करिए। कि दौर के चीन के अनुज, तुम तो शायद बेटा नहीं लिख पाओगे अभी, पर क्वेश्चन जुटाए रखना। अकाल के समय भारत और चीन के शासन दृष्टिकोण के
अंतर को रेखांकित करिए। ढाई सौ शब्द। ऑर्डर। जी सर। एक और सवाल है प्रीति के कहने पर। नहीं सर। ठीक है, चलो अब सारा भी इस बात से एग्री कर रही है। इतना बहुत हो गया सर, 4 बहुत है। तो बेटा अभी छुट्टियां भी तो होंगी, एक एक करके एक एक दिन में एक ही लिखना तुम लोग। मैं सवाल इसलिए दे रहा हूं कि बाद में दिमाग से उतर जाएंगे ना। और अभी एमसीक्यू भी करवाऊंगा एनसीईआरटी तब पर। ठीक है सर, तब ठीक है। क्या कह रहे हो? तब ठीक है सर, तब ठीक है। एक एक दिन में एक एक दो दो करना है तब हाँ, ठीक एक एक दो दो करो। है। 5 कब से मैं लोग डेली क्वेश्चन दूंगा। तो तो जब बीच में छुट्टियां पड़ेंगी, जैसे मैं किसी दिन नहीं आया हूँ, अच्छा जब किसी दिन मैं ना आऊँ तो ये आप लोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस दिन आप लोग ग्रुप डिस्कशन करो, अपने से जो है गूगल मीट का जो है डेवलप कर लो। और ये जो लोगो है ये आपके पास है, सभी लोग लोगो अपने पीछे लगा लो और उसके बाद सभी लोग डिस्कस करो, ठीक है ना? और वीडियो रिकॉर्ड कर लो बाद में। क्या करो? लोगो भेज दीजिएगा सर, ये वाला लोगो मैं कैसे भेज करेंगे? तो जी सर। आप सभी लोग जो है और उसको रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड करके मुझे दे देना। और मैं ये चाहता हूं कि सामूहिक नेतृत्व आप लोग पैदा करिए। सभी शासन पद्धतियों में पता है, मैं आप लोग बताऊं, एक कोचिंग में गया, मुझे अचानक से बुलाया गया, कहा कि सर हमारे बच्चे चाह रहे थे कि उनके नॉलेज का एक टेस्ट हो जाए और किसी बाहर से किसी को बुलाया जाए, तो आप आ जाइए जरा। मेरे बच्चों ने पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार कर रखी है। और मैं गया, यही स्टेट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक के कैरेक्टर्स बता दीजिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिफरेंस कर दीजिए। पूरी क्लास 1.5 घंटा में जो सन्नाटा पसरा और बच्चे ऐसे अपना पसीना पोंछ रहे थे। हमने कहा कि यही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या किया है लोगों ने? लक्ष्मीकांत रट लिया है। फिर उन्होंने कहा सर ये बहुत ज्यादा कठिन सवाल है, ये है वो है। सर कहाँ से आए? हमने कहा 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है दोस्तों। इतना शर्मिंदा हुए टीचर भी, वो कोचिंग दोबारा मुझको नहीं बुलाएगी कभी। ये इतने सवाल है, 4 सवाल दिया और दे दूं, रहने दूं? सर 5 हो गए सर। 5 हो गए हैं, चलो ठीक है। तो धीरे धीरे करना है और मैं और सवाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? सर वर्तमान में की बात क्या लिखी है? ज्ञात सभी शासन पद्धतियों में सर्वोत्तम है समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।
ठीक बात है ना। तो आज की क्लास यहीं पर रोक रहा हूँ। कल भी 6 बजे से हम लोग क्लास रखेंगे। मैं इसलिए 6 बजे रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जैसे इसमें मार्केट वगैरह में, घर में साफ सफाई में भी जुटना पड़ रहा होगा, तो आप करके रिटर्न आ जाइए। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदा रहिए। रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। आज चारवाक दर्शन के अंतिम भाग पर। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलो ना। सर जो ग्रुप डिस्कशन का जो मतलब जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं, तो जैसे था कि ग्रुप में कौन डालेगा, तो आप बोले थे ना कि एक लिस्ट बनेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम का लिस्ट बनेगा, और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ग्रुप में आप जो सवाल दे रहे हैं उसको डाल दें। अगर ऐसे नहीं होता तो सर 1 या 2 इंसान पे ही ये मतलब प्रेशर में रहते हैं कि डालना है इस टाइप का, तो सब डालेंगे तो सबका भागीदारी रहेगा सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो सामूहिक भागीदारी तो वो एक्टिव भी रहे। तो इसे हर वीक का आप लोग अपने बीच से एक काम करो ना, एक पहले लिस्ट बना लो आप लोग, कौन कौन से जो है लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। जैसे सूरज है, मैं बहुत बढ़िया इसका तरीका बता रहा हूँ। सूरज है, परवेज है, अनु है, आफरीन नहीं, अफसाना है, निधि है, और किसी का नाम मैं छोड़ रहा हूँ। प्रीति शायद पार्टिसिपेट नहीं करती, प्रीति को जो है इस डिबेट में नहीं इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये 5-6 नेम है। तो इनके साथ क्या करिए कि इनका नाम पहले लिख लीजिए, और हर वीक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर आप जो है उनको जिम्मेदारी दे दीजिए। तो सोचना भी नहीं रहेगा, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि किसी वीक में आप में से कोई एक ऐसा है जो किंचित कारणों से, जैसे निधि की तबीयत आज खराब है, या सूरज अपनी जॉब में बिजी हो गए किसी वजह से, तो उसे आप आपस में बात करके किसी एक को पास कर दीजिए, और जब उसका टर्न आएगा तो वो पहले वाला उसकी जगह जो है काम कर लेगा। ये अप्रोच कैसा रहेगा? सर यही अप्रोच तो उसमें लिखा हुआ था, लेकिन बाकी कोई ध्यान ही नहीं दिया इस पे। शुरुआत में एक बार तो मेरे तरफ से बाकी कुछ रहा, लेकिन बाकी के दिन लगातार 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह तक ऐसा रहा कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा रहा। तो मैं नहीं, इसका जो है तरीका ये होना चाहिए कि आप जो है, जब तक इसमें क्या है ना कि डिसाइडेड नहीं कि अगले हफ्ते में किसको लीड करना है, जब आप लीड की जिम्मेदारी दे देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। करके देखते हैं, एक बार जो है नाम बनाइए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उठा लीजिए। सर नाम बनाने के बाद